आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस टू इम्प्रूव हेल्थ, इम्यूनिटी एंड वेलबींग। जीवन शैली में परिवर्तन के द्वारा स्वास्थ्य को कैसे सुधारा जाए, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे सुधारा जाए, इस विषय के ऊपर ये लेक्चर है। तो इस लेक्चर को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ये पहला भाग है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जीवन शैली में परिवर्तन की जरूरत ही क्या है। तो इस बारे में मैं आपसे अपना निजी अनुभव शेयर करूंगा और उसके बाद में जो स्वास्थ्य के प्रति मेरी सोच बदली है वो भी मैं आपके साथ में बांटूंगा। कई बरस पहले, और कई बरस का मतलब है कि करीबन 20-22 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं, मेरी जीवन शैली इतनी सही नहीं हुआ करती थी क्योंकि उसके बारे में इतना ज्ञान भी नहीं था और मैं हर 2-3 महीने में एक बार बीमार पड़ा करता था। तो साल में 2 से 3 बार मैं बीमार पड़ा करता था और ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। बीमार पड़े, दवाइयाँ खाई, फिर ठीक हुए और ये मान के कि ये तो हर सीज़न में होता ही है, उसको स्वीकार कर लिया कि ये तो होता ही है सबके साथ में। लेकिन फिर धीरे धीरे जीवन शैली में परिवर्तन का काम शुरू हुआ। जो भी कुछ जानकारी उस समय प्राप्त होनी शुरू हुई उससे किताबों में पढ़ के, लोगों के साथ में डिस्कशन के द्वारा, थोड़ी बहुत खुद की भी अंतःप्रेरणा, तो स्वास्थ्य में सुधार होने लगा और मेरी जो बीमार पड़ने की फ्रीक्वेंसी थी वो कम होने लगी। तो जैसे मैं पहले हर 2-3 महीने में एक बार बीमार पड़ा करता था, उसकी जगह अब वो 4-5 महीने में एक बार हो गया, फिर 4-5 की जगह 6-8 महीने में एक बार होने लगा, फिर 6-8 की जगह 8-10 महीने में एक बार होने लगा, फिर साल में एक बार होने लगा और फिर बीच में तो ऐसा भी एक दौर आया है कि मैं 2-2 साल तक भी बीमार नहीं पड़ा। और बीमार का मतलब है कि डायरिया, डिसेंट्री, वोमिटिंग, बुखार आना, फ्लू, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं होता था। और पहले यही फ्लू मुझे हर 2-3 महीने में हुआ करता था। फ्लू में यही बुखार आता है, भारी भारी लगता है, नाक में से पानी निकलना, कफ होना, खांसी आना, ये सारी चीज़ें फ्लू के जो सिम्टम्स हैं पहले हुआ करते थे। इन बीमारियों की मैं बात कर रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी कम होने लगी और ड्यूरेशन भी कम होने लगा। पहले जब मैं बीमार पड़ता था तो सिर्फ फ्लू भी होता था तो भी मैं 2-2, 3-3 हफ्ते तक बीमार रहा करता था। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि 8-10 दिन में ही ठीक होने लगा, फिर हफ्ते भर में ही ठीक होने लगा, फिर 2-3 दिन के अंदर भी ठीक होने लगा, एक दिन में भी ठीक हुआ हूँ, ऐसा भी हुआ है। तो ड्यूरेशन भी कम होने लगा, फ्रीक्वेंसी भी कम होने लगी। तो पहले तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, पहले होते थे बीमार, अभी बीमार होना बंद हो गए। और उसके बाद में ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि ऐसा सब इसलिए हो रहा है क्योंकि स्वास्थ्य सुधर रहा है। तो मेरे मन में स्वास्थ्य के प्रति जो गलत धारणाएं थी या धारणाओं में जो बदलाव आया, उसमें सबसे पहली चीज तो ये समझ में आई कि बीमारी तभी होती है कि जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है।
फिर दूसरी समझ ये आई कि बीमारियों को दूर करने से स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऐसा मान लें कि हम स्वस्थ हैं। कई बार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई हमको ठीक नहीं लग रहा, डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन भी करवाते हैं और उसके बाद में रिपोर्ट वगैरह भी सब, लैब रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल आता है और डॉक्टर बोलते भी हैं कि भाई सब कुछ नॉर्मल है, आपको तो कुछ बीमारी है ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी व्यक्ति बोलता है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसका मतलब है कि उसको हेल्दी नहीं लग रहा। हेल्थ का मतलब है अच्छी नींद आना, भूख लगना, मन शांत रहना, स्फूर्ति का एहसास होना, है ना, ये सब हेल्थ के अलग ही साइंस हैं बहुत सारे। तो ये भी क्लियर होने लगा कि सिर्फ बीमारियों के ना होने को स्वास्थ्य नहीं कहा जा सकता। फिर एक और चीज समझ में आई कि मुख्यतः सारी बीमारियों के या ज्यादातर बीमारियों के कारण, जो मूल कारण है, द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द डिसीजेज, हमारी जीवन शैली में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा था वो हमको भुगतना पड़ेगा, डेस्टिनी ड्रिवन भी होता है, लेकिन वो तो डेस्टिनी वाला है। जो मानवीय प्रयास से जो काम हो रहा है और हमारी गलतियों के कारण जो हो रहा है उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इग्नोर दैट। तो हमारी लाइफस्टाइल में अगर कुछ गलतियां हो रही है तो उसका नतीजा भी हमको भुगतना पड़ेगा, ये निश्चित है। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर हमें बीमारियों से छुटकारा पाना हो, दवाइयों से छुटकारा पाना हो, तो हमें अपने स्वास्थ्य को सुधारना पड़ेगा। और जैसे जैसे स्वास्थ्य में सुधार होगा, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सुधरने लगेगी, मजबूत होने लगेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लगेगी। और अगर हमें अपने स्वास्थ्य को सुधारना हो, क्योंकि जीवन शैली में जो गलतियां हो रही हैं उसके कारण वो बिगड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि हमें जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो मानवीय प्रयास से जो काम हो सकता है वो यही हो सकता है कि जीवन शैली में सुधार किया जाए। इसी चीज को एक और तरीके से मैंने समझना शुरू किया कि बीमारियों का मुख्य कारण शरीर में इकट्ठा होने वाले टॉक्सिन्स हैं। जब भी कभी खाना ठीक से पचता नहीं है, इनडाइजेशन होता है क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उसका परिणाम ये होता है कि हमारे शरीर में टॉक्सिन बनते हैं और बनने के बाद में वो इकट्ठा होना शुरू होता है। इकट्ठा होने के बाद में शरीर का वातावरण बिगड़ता है और इस बिगड़े हुए वातावरण के अंदर रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस बड़ी तेज रफ्तार से पनपते हैं और हम रोगी हो जाते हैं। तो अगर वातावरण शुद्ध होगा, शरीर का वातावरण शुद्ध होगा, तो बैक्टीरिया और वायरस बाहर होते हुए भी या थोड़े बहुत हमारे शरीर में होते हुए भी पनपेंगे नहीं, और वो फैलेंगे नहीं, पनपेंगे नहीं, उनमें ग्रोथ नहीं होगा, तो बीमार होने की कोई संभावना नहीं है। तो शरीर शुद्धि बहुत ही जरूरी है। और ये जो मैं बार बार पहले ज्यादा बीमार पड़ता था और उसके बाद में फ्रीक्वेंसी कम होनी शुरू हुई, तो वो कम होनी शुरू क्यों हुई? क्योंकि पहले मैं दवाई खा के इन बीमारियों को दबाया करता था। जो भी बीमारियां मुझे होती थी, एक्चुअली इन्हें एक्यूट कंडीशंस कहा जाता है। डायरिया, डिसेंट्री, वॉमिटिंग, फ्लू, बुखार, खांसी, सर्दी वगैरह वगैरह, इनको एक्यूट कंडीशंस कहा जाता है, तीव्र रोग। और मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथी में इन्हें बीमारी कहा जाता है, लेकिन कुदरती उपचार में, योग में, आयुर्वेद में इन बीमारियों को शरीर शुद्धि की क्रियाएं कहा जाता है कि ये तो शरीर शुद्धि का काम चल रहा है। तो जब भी कभी मुझे ये बीमारियां थोड़ी बहुत भी होती थी, तो मैं दवाई खा के उनको दबाता नहीं था, घर पे बैठ के आराम करता था, उपवास करता था, और जो भी कुछ निकल रहा है कचरा उसको निकलने देता था, तो शरीर शुद्धि हो जाती थी। तो जब शरीर का कचरा कम हो गया तो अगली बार निकालने के लिए कुछ है ही नहीं, या थोड़ा सा कम है, तो फ्रीक्वेंसी इसलिए कम होने लगी। तो शरीर शुद्धि होना बहुत जरूरी है, और ये शरीर शुद्धि का काम मेरा होने लगा, क्योंकि जब मुझे बीमारियां होती थी, एक्यूट कंडीशन होती थी, तो मैं उसको दबाता नहीं था, उसके द्वारा शरीर शुद्धि होने देता था।
एक और काम भी कर सकते थे, और जो कभी कभी मैंने किया भी है, कि शरीर शुद्धि का काम जब अपने आप शुरू होता है, बॉडीली डिटॉक्स, तो वो एक्यूट कंडीशन होगी तो होगा, लेकिन अगर हमको कोई बीमारी नहीं होती तो शरीर शुद्धि कैसे करेंगे? तो उपवास के द्वारा शरीर शुद्धि की जा सकती है। तो वो भी मैंने बीच बीच में बहुत सारे उपवास किए, कभी पानी के ऊपर उपवास किया, कभी फलों का उपवास किया, कभी फ्रूट्स वेजिटेबल्स का कॉम्बिनेशन उसका उपवास किया। तो जब भी कभी हम उपवास करते हैं तो भी बड़ी तेज रफ्तार से शरीर शुद्धि भी होती है और शरीर को बहुत अच्छा पोषण भी मिलता है। तो ये दूसरा काम मैंने किया, थोड़ा बहुत जाने अनजाने में भी किया, लेकिन वो हुआ और उसका नतीजा मुझे देखने को मिला। तो शरीर शुद्धि के दो काम होते हैं, एक कुदरती रूप से शरीर शुद्धि होती है, और दूसरा हम अपने प्रयास के द्वारा भी शरीर शुद्धि कर सकते हैं। तो जो कचरा अंदर था वो निकल गया, अब नया कचरा अंदर न बने, यानी कि टॉक्सिन्स न बने, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो फिर वही जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा, ताकि नया टॉक्सिन ना बने। पुराना निकलता जा रहा है, नया बन नहीं रहा, निकलते निकलते हो सकता है पूरा निकल जाए, तो बीमारी के लिए जो वातावरण अंदर पैदा होता है वो होगा ही नहीं। एकदम सामान्य ज्ञान की बात लगती है, कॉमन सेंस रियली, और मुझे तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव है, इसलिए मेरे लिए तो ये सामान्य ज्ञान ही है, साइंस है और सामान्य ज्ञान भी है, दोनों। तो अब जब हम जीवन शैली को सुधारने की बात करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, तो एक्चुअली हमें करना क्या है? तो हमें सबसे पहले तो अपने खाने पीने की आदतों को सुधारना पड़ेगा, ताकि उससे हमें अच्छा डाइजेशन हो सके, और डाइजेशन अच्छे से होगा तो हमें पोषण अच्छे से मिलेगा उसमें से। फिर सही तरीके से एक्सरसाइज करना सीखना पड़ेगा, व्यायाम। फिर शरीर और मन को जितना विश्राम मिलना चाहिए वो कैसे दें, वो हमको जानना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। और हमारी जो डेली रूटीन होती है उसको कैसे रेगुलेट करें, दिनचर्या, उसके बारे में कुछ काम करना पड़ेगा। और जो हमें मानसिक तनाव होता है, रोज रोज का मानसिक तनाव जो होता है, उसको झेलने के लिए हमें अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, नया तनाव उत्पन्न ना हो उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ये जीवन शैली को सुधारने के लिए मूल मूल जो बातें हैं, जो मेन एस्पेक्ट्स, खास बातें, वो ये होती है। तो इनको एक एक करके हम अभी देखना शुरू करेंगे, और ये जो भी कुछ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, ये सब कुछ मेरा अनुभव आधारित है, खुद के ऊपर आजमाया हुआ, प्रयोग किया हुआ, और मेरे क्लाइंट्स और पेशेंट्स लोगों का भी फीडबैक मुझे मिलता है, जो मेरे पास में लाइफस्टाइल कंसल्टेशंस के लिए आते हैं, उनको भी मैं जीवन शैली को कैसे सुधारा जाए उसके बारे में बताता हूँ। घर पे जाके प्रयास करते हैं, उनका स्वास्थ्य सुधरता है, उनका भी फीडबैक मेरे पास में है। तो जो भी कुछ है वो सब आजमाया हुआ है, निश्चित रूप से होने वाली बातें। तो सबसे पहली चीज जीवन शैली को सुधारने के लिए खाने पीने की आदतों को कैसे सुधारा जाए, कैसे बदला जाए, ताकि हमारा पाचन ठीक से हो, और पाचन अगर ठीक से होगा तो उसमें से हमें पोषण मिलेगा, नरिशमेंट अच्छे से होगा। अगर पाचन ठीक से नहीं होगा तो उसमें से जो शरीर में पोषक तत्व एब्जॉर्ब होने चाहिए वही एब्जॉर्ब नहीं होंगे, और जब पोषक तत्व हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो शरीर को जो पोषण मिलना चाहिए, नरिशमेंट मिलना चाहिए पूरा पूरा, वो मिलेगा नहीं। जैसे हमारा शरीर 5 तरह के न्यूट्रिएंट्स के ऊपर काम करता है, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और उसमें पानी भी मिला लिया। ये सारी चीजें हमारे शरीर में हमारे आहार में से मिलती है। तो आहार में से मिलेगी कब? कि जब वो पेट में जाने के बाद में डाइजेस्ट हो जाए, और डाइजेस्ट होगा तो डाइजेशन के बाद में उसमें से ये पोषक तत्व शरीर में एब्जॉर्ब होंगे, और एब्जॉर्ब होने के बाद में शरीर में जहां पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंचेंगे और शरीर को नरिशमेंट मिलेगा। लेकिन अगर डाइजेशन ही ठीक से नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ है ही नहीं, और अगर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो नरिशमेंट नहीं मिलेगा, पोषण नहीं होगा। जैसा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध नेचुरोपैथ हर्बर्ट शेल्टन ने कहा है, उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब में, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ में, कि खाना और पोषण ये पर्यायवाची नहीं है। हम उसी अनुपात में अपने शरीर को पोषण देते हैं जिस अनुपात में हम अपने खाने को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
डाइजेशन अगर नहीं होगा तो इंडाइजेशन हो जाएगा। तो इंडाइजेशन के मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण अगर हम देखें तो जैसे कि अगर हम जरूरत से ज्यादा खाना खाएंगे, या फिर सही समय पे खाना नहीं खाएंगे, या फिर गलत खाना खाएंगे, है ना, ऐसा बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण कि इंडाइजेशन हो सकता है। खाने के साथ में दूसरी क्या चीजें मिला रहे हैं, पानी वगैरह है, दूसरी चीजें हैं, फूड कॉम्बिनेशन, ये बहुत सारे, मन की क्या दशा है उस समय, बहुत सारी चीजें हैं। तो खाना पेट में जाने के बाद में पेट में डाइजेशन शुरू होता है, जितना डाइजेशन पेट में हो सकता है पेट में हो गया। अब वो खाना जो है आधा पचा आधा अनडाइजेस्टेड छोटी आंत में जाता है, बाकी का पाचन छोटी आंत में पूरा हो जाना चाहिए। फिर इस पचे हुए खाने को और आगे बढ़, छोटी आंत में और आगे बढ़ता है, और छोटी आंत में आगे जाके उसमें से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, सीधा सीधा काम चलता है। अगर खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेशन होगा, तो उसका परिणाम, बहुत सारे परिणामों में से जो सबसे खराब परिणाम है वो है शरीर में टॉक्सिन्स बनेंगे। कुदरती उपचार का ये मूलभूत सिद्धांत है कि अगर खाना ठीक से पचेगा नहीं तो उस अनडाइजेस्टेड फूड में से टॉक्सिन शरीर में बनने ही वाले हैं, शरीर में इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं होता, और उनके शरीर में इकट्ठा होने से शरीर का वातावरण बिगड़ेगा, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। तो हमें किसी भी कीमत पर इनडाइजेशन को अवॉइड करना है, यानी कि डाइजेशन को इंप्रूव करना है। किसी भी तरीके से कुछ भी करके हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट हो, ये हमें प्रयास करना ही पड़ेगा। अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेशन हो रहा है और रूटीनली हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कभी भी स्ट्रांग नहीं हो सकती, इम्यूनिटी कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, उसको समझ लें और उसको अपने जीवन में उतार लें। खाना तब चाहिए जब दो चीजें एक साथ में हो। पहली चीज, पेट खाली होना चाहिए, और दूसरी चीज, भूख लगनी चाहिए। कई बार लोगों को लगता है कि दोनों तो एक ही चीज है, पेट खाली होगा तो भूख लगेगी ही, ऐसा जरूरी नहीं है। पेट खाली होना ये एक अलग अपने आप में घटना है, और भूख लगना वो दूसरी घटना है। और कई बार ऐसा होता है कि पेट खाली होने के बाद भी भूख नहीं लगती। जैसा मैंने आपको बताया कि जब शरीर शुद्धि का काम चल रहा होता है, जब हमें डायरिया है, डिसेंट्री है, वॉमिटिंग हो रहा है, बुखार है, नाक में से पानी निकल रहा है, कफिंग हो रहा है, फ्लू जैसी बीमारी है, भूख लगनी बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि शरीर इस समय डिटॉक्स का काम कर रहा है, शरीर शुद्धि का काम कर रहा है, उसको बाहर से पोषक तत्व की जरूरत ही नहीं है इसलिए। और कई बार तो हमें पूरा पूरा दिन भूख नहीं लगती, कई बार एक से ज्यादा दिनों तक भी भूख नहीं लगती। और मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा हुआ है कि जब उनके शरीर शुद्धि का काम चल रहा होता है तो उनको 8-8 10-10 दिन तक भूख नहीं लगती। तो भूख तभी लगेगी जब शरीर को बाहर से पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। तो घड़ी देख के खाना मत खाइए कि लंच टाइम हो गया तो खाना ही पड़ेगा, या खाना बन गया है तो खाना ही पड़ेगा, या किसी ने हमको बहुत फोर्स करके बुलाया है और हमको भूख नहीं लगी तो भी खाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। पेट खाली होना चाहिए, भूख लगनी चाहिए, तो ही खाना खाना चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण नियम है कि अगर आप इसको समझ के अपने जीवन में उतार सकें तो कई सारी बीमारियों से भविष्य में बच जाएंगे। उसका मतलब है कि कई सारी दवाइयों से और कई सारे जो उसके लिए उपचार इलाज करना पड़ता है उससे बच जाएंगे, बहुत सारा पैसा भी बचेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको भूख नहीं लगती तो हम सोचते हैं कि अब क्या करें, तो उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, खाने को स्किप कीजिए। एक दो बार खाना नहीं खाने से कोई मर नहीं जाता। हमारे शरीर में इतना फैट होता है कि हम लंबे समय तक, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक बिना खाए भी जिंदा रह सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हमें बिना मार्गदर्शन के ये सब करना है, लेकिन एक दो बार खाना ना खाया जाए, या एक दो दिन खाना ना खाएं, या 2-3 दिन भी खाना ना खाएं, तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं है। बस पानी पीते रहिए। भूख नहीं लगी, स्किप द मील। ब्रेकफास्ट के टाइम पे भूख नहीं लगी, छोड़िए ब्रेकफास्ट को। लंच के टाइम पे भूख नहीं लगी, लंच को भी छोड़िए। फिर थोड़ी बहुत भूख लग गई, फ्रूट वगैरह खा लिया। खाने को स्किप कीजिए अगर भूख नहीं लगी हो तो। अब कौन सा खाना हमारे शरीर को सबसे अच्छा पोषण देता है? व्हाट इज द बेस्ट नरिशमेंट प्रोवाइडिंग फूड आइटम्स?
ये इस पर निर्भर करता है कि हमारा सिलेक्शन क्या है। तो अगर हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाया होगा तो उसमें से हमको बहुत पोषण मिलता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है, खाना जितनी जल्दी डाइजेस्ट होके पेट में से छोटी आंत में जाएगा उतना ज़्यादा पोषण हमको मिलेगा। और जितने भी रॉ डाइट की आइटम्स हैं, रॉ डाइट का मतलब है झाड़ से उतरा और पेट में गया, फिर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, कच्चे खाए जाने वाले सब्जी भाजियाँ, ड्राई फ्रूट्स हैं, सूखा मेवा जिसको बोलते हैं, नट्स वगैरह हैं, जैसे मूंगफली है, बादाम, काजू, पिस्ता, बीज होते हैं कच्चे खाए जाने वाले, जैसे पंपकिन सीड, सीसमी सीड वगैरह वगैरह, तिल के बीज, ये सारी चीज़ें रॉ है। ये हमारे लिए सबसे बढ़िया खाना है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा पाचन तंत्र बना है। और ये सारी चीज़ें 2 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाती है। पाचन तंत्र बना ही इस तरह से है, हमारा स्टमक, पेट, कि 2 घंटे के अंदर उसमें से अगर चीज आगे चली जाए तो वो बिल्कुल सही तरीके से काम करता है। फ्रूट जो है जनरली आधे 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। कच्ची खाई जाने वाली सब्जी भाजियां 1 से 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है। सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स, नट्स 1.5 से 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाते हैं। सब कुछ 2 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है अगर प्रमाण में खाया होगा तो। अगर हमने जो मॉडर्न वाला खाना है, दाल भात सब्जी रोटी, एकदम सादा वाला खाया होगा, उसमें कोई भी मिठाई नहीं, कोई तली हुई चीज नहीं, पापड़ नहीं, अचार नहीं, और भूख लगी होगी और प्रमाण में खाया होगा, तो 2.5-3 घंटे में डाइजेस्ट होगा। और प्रमाण किसको कहते हैं? तो हमारी जो एंशियंट विजडम है उसके हिसाब से अगर देखें तो एक बार में हमारे पेट में 2 अंजलि जितना खाना जाना चाहिए। तो 2 अंजलि में से 1 अंजलि ठोस आहार, ये अंजलि है, नो, हैंड स्कूप, ऊपर तक भर के नहीं, ऐसा अप्रोक्सीमेटली फ्लैट वाला ठोस आहार 1 अंजलि पेट में जाना चाहिए। आधा अंजलि पानी जाना चाहिए और बाकी का आधा अंजलि पेट खाली रहना चाहिए। इसी चीज को मॉडर्न साइंस ने समझाया कि नॉर्मली एक बार में अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर वॉल्यूम जितना खाना जाना चाहिए। उसमें खाना, पानी और हवा, मतलब कि पेट खाली, वो सब कुछ आ जाता है। लेकिन हमारे पेट की संरचना ऐसी है कि अगर हम उसमें खाना डालते रहें तो बड़ा होते 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 4 लीटर तक का हो जाएगा। इसीलिए जब हम बड़े ध्यान से खाना खाते हैं तो जैसे ही वो 1 लीटर वाला पेट भरता है हमें तृप्ति का एहसास होता है। लेकिन अगर हमारा ध्यान खाने में नहीं है और वो पॉइंट हम मिस कर गए कि जब हमारा वो 1 लीटर वॉल्यूम वाला पेट भर गया है और खाना शुरू ही रखेंगे तो अपने आप ही पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्टमक डिस्टेंशन जिसको कहते हैं। और अब जब तक 4 लीटर जितना खाना नहीं जाएगा तब तक हमें संतोष ही नहीं होगा। बहुत जरूरी है कि प्रमाण में खाना खाया जाए। तो अगर दाल भात सब्जी रोटी सादा खाना प्रमाण में खाया होगा और भूख लगी होगी तो 2.5 से 3 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आप देखिए इस खाने के अंदर अलग अलग चीजें हैं, दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, रोटी है, और सबका डाइजेशन का टाइम अलग अलग है। जैसे कि अगर हमने बहुत ही हल्की वाली कोई मूंग की दाल जैसी खाई होगी तो 2-2.25 घंटे में वो डाइजेस्ट हो जाएगी, चावल डाइजेस्ट होगा, उसके बाद में फिर सब्जियां डाइजेस्ट होगी, उसके बाद में फिर गेहूं आटे की आइटम वगैरह वो डाइजेस्ट होगा। और जब तक सबसे आखिरी में डाइजेस्ट होने वाली चीज डाइजेस्ट नहीं हो जाती तब तक वो पूरा खाना पेट में ही पड़ा रहता है। और जो खाना पहले डाइजेस्ट हो गया है उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि पेट में 2 ही क्रियाएं होती है, फर्मेंटेशन और डाइजेशन। अगर डाइजेशन के बाद में भी खाना पेट में पड़ा रहेगा तो फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा, और जब फर्मेंटेशन शुरू होता है तो उस खाने में से पोषक तत्व तो नष्ट होने लगते हैं, न्यूट्रिशनल लॉस होने लगता है। तो ये जो दाल भात सब्जी रोटी वाला पूरा खाना है जिसको डाइजेस्ट होने में ही 2.5 से 3 घंटा लग गया है, उसमें से हमें पूरा पूरा पोषण मिल ही नहीं रहा। और वो जो हमने जो रॉ डाइट खाई थी उसमें से हमको जबरदस्त डाइजेशन होता है, तो बहुत अच्छी मात्रा में पोषण मिलता है। कम खाया होगा तो भी ज्यादा पोषण मिलेगा। अब इसी दाल भात सब्जी रोटी वाले खाने में अगर हम थोड़ा सा अचार और पापड़ रखेंगे तो खाना और भारी हो गया, तो डाइजेशन टाइम और भी बढ़ जाएगा। हो सकता है 3-3.5 घंटा हो जाए। उसमें कोई तला हुआ रख दिया, भजिया वगैरह, और डाइजेशन टाइम बढ़ जाएगा 4-4.5 घंटा। उसमें मिठाई भी ऐड कर दी, 5-5.5 घंटे तक पेट में पड़ा रहेगा। अब इतना लंबे समय तक अगर खाना पेट में पड़ा रहेगा तो उसमें निश्चित रूप से पूरा पूरा पोषण मिलने ही नहीं वाला। अगर हमने 100 रुपए का खाया होगा तो मुश्किल से 40-50 रुपए का मिलेगा। 100 रुपए का फ्रूट खाया होगा तो हो सकता है कि उसमें 80-90 रुपए का मिल जाए। 100 रुपए का ड्राई फ्रूट खाया होगा
तो उसमें से 80-90 रुपए का हमको पोषण मिल जाएगा। तो खाना पोषण किस तरह से उसमें से हमें मिलता है उस तरह से हमें खाना चाहिए और उस तरह से पचना चाहिए। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कितना खाना चाहिए क्वांटिटी वाइज, तो खाना कितना चाहिए तो उसके दो चीजें हैं कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि एक बार में 1 अंजलि ठोस आहार, आधा अंजलि पानी और आधा अंजलि खाली रहना चाहिए। ये कौन सा वाला खाना? नॉर्मल नेचुरल फूड जो होता है, रॉ फूड जो होता है, उसकी बात चल रही है। लेकिन अगर बहुत ही कंसंट्रेटेड कैलोरी वाला खाना है तो क्या करेंगे? तो उसकी कैलोरीज गिननी पड़ेगी। जैसे अगर हमने 100 ग्राम कैडबरी चॉकलेट खा ली, मिल्क चॉकलेट किसी भी तरह की, तो वो तो 500-600 कैलोरीज होती है 100 ग्राम के अंदर। तो वो तो एक ही बार में लंच पूरा हो गया या डिनर पूरा हो गया, तो वो इतना सा खाने में भी पेट तो भरने नहीं वाला, लेकिन कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो दो तरह से हमको देखना पड़ेगा कि कितना खाना खाना चाहिए, एक तो क्वांटिटी वॉल्यूम वाइज और दूसरा कैलोरी। तो अगर रॉ डाइट खा रहे हैं तो रॉ डाइट तो वैसे भी ओवर ईटिंग होती नहीं है। पका हुआ खाना खा रहे हैं तो सोच समझ के खाना पड़ेगा, 2 अंजलि जितना। और अगर हम बहुत ही कंसंट्रेटेड कैलोरी वाला खाना खा रहे हैं तो कैलोरी ध्यान में रख के खाना पड़ेगा। जरूरत से ज्यादा खाना अगर पेट में जाएगा तो बहुत मुसीबत होने वाली है। इसीलिए ओवर ईटिंग बंद करना बहुत जरूरी है। और ओवर ईटिंग की आदत हमें बचपन से ही पड़ी हुई है। हमारे माता पिता को शायद पेरेंटिंग का पूरा पूरा ट्रेनिंग नहीं होगा, तो उन्होंने हमको सब गलत सलत ट्रेनिंग दे दी, तो हम गलत खाना सीख जाते हैं, जरूरत से ज़्यादा खाना भी सीख जाते हैं। घर पे जनरली बच्चों को बहुत फोर्स किया जाता है कि ठीक से खाना खा, थोड़ा सा और खा, ये मेरी तरफ से, ये पापा की तरफ से, ये दादा दादी की तरफ से। और बेचारा बच्चा बोलता है कि मेरा पेट भर गया है, अभी मुझे नहीं खाना, तो भी उसको जबरदस्ती खिलाया जाता है और उसको ओवर ईटिंग की आदत पड़ जाती है। जनरली ओवर ईटिंग की आदत बच्चों में होती नहीं है। बच्चे सामने से बोलते हैं कि अभी मेरा पेट भर गया, अभी मुझे भूख नहीं लगी, अभी मुझे खाना नहीं है, पेट भर गया, अभी मुझे खाना नहीं है। लेकिन वो माता पिता का ध्यान नहीं रहता है इन सब चीज़ों पे, तो वो ओवर ईटिंग बच्चों का सीख जाते हैं वो लोग। तो अब हमें इस ओवर ईटिंग की आदत में से बाहर निकलना है, क्योंकि जो भी कोई व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा खाना खाएगा वो स्वस्थ तो रह ही नहीं सकता। तो अगर हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो पहले हमको खुद को सुधरना पड़ेगा। हम सुधरेंगे तो हमारे आसपास में जो दूसरे लोग हैं वो सुधरेंगे, बच्चों को भी हम ठीक तरह से ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इस आदत में से बाहर कैसे निकलेंगे? तो वही सबसे पहला काम, टीवी के सामने बैठ के खाना मत खाइए, क्योंकि टीवी के सामने बैठ के अगर खाना खाएंगे तो निश्चित रूप से ओवर ईटिंग होने वाला है। उसी तरीके से लोगों से बातचीत करते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। खाना एक्चुअली एकांत में खाना चाहिए। ये सब लोगों के साथ में बैठ के खाने वाला सिस्टम ही गलत है। बातचीत चल रही होगी तो खाने पे ध्यान कैसे रहेगा, आप सोचिए। फिर शुरुआत में आदत डालने के लिए एक आध 1-2 महीना लगता है आदत डालने के लिए। अपना निश्चित नाप तोल करके खाना एक बार अपनी प्लेट में, थाली में ले लीजिए, और मान लीजिए कि बस अभी इतने में मेरा पेट भर जाएगा, उतने में आप अपना खाना खा के और निपटा लीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये खत्म हो गया तो 1 चम्मच ये भी ले लिया, फिर 2 पीस वो भी ले लिए। अभी 2 महीने के लिए हमको ये आदत डालनी है, इसलिए एक बार आदत पड़ जाएगी फिर आपका ओवर ईटिंग बंद हो जाएगा, फिर आपके पेट में जरूरत से ज्यादा खाना जाएगा ही नहीं। तो ये हमको बहुत जरूरी है कि ओवर ईटिंग की आदत को सुधारा जाए। जब भी कभी जरूरत से ज्यादा खाना पेट में जाता है तो क्या होता है? तो सबसे पहले तो इनडाइजेशन होने ही वाला है, मान के ही चलिए। जरूरत से ज्यादा खाना पेट में जाएगा, इनडाइजेशन होने की पूरी पूरी संभावना है। और इनडाइजेशन होगा तो जैसा हमने अभी तक देखा, खाने में से पोषक तत्व शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो नरिशमेंट नहीं मिलेगा, नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो खाना खाने का क्या मतलब? क्योंकि नरिशमेंट के लिए तो खाना खा रहे हैं, कि खाने में से हमको पोषण मिलता है इसलिए हम खाना खा रहे हैं। फिर टॉक्सिक बिल्डअप होगा, तो अगेन जरूरत से ज्यादा खाना खाएंगे तो इनडाइजेशन होगा, इनडाइजेशन होगा तो उसके कारण टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, और टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, शरीर का वातावरण बिगड़ेगा, शरीर का वातावरण बिगड़ेगा तो बीमारियां बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि बीमारी पैदा करने वाला बैक्टीरिया और वायरस इसी तरीके वातावरण में बड़ी तेज रफ्तार से पनपते हैं। अगर 2 व्यक्ति हैं, एक के शरीर का वातावरण बहुत ही बिगड़ा हुआ है और दूसरे के शरीर का वातावरण बहुत ही शुद्ध है क्योंकि उसने काफी संभाल के रखा हुआ है, दोनों को एक ही जैसे बैक्टीरिया वायरस का अगर एक्सपोजर होता है तो हो सकता है कि जिसका शरीर का वातावरण बिगड़ा हुआ है उसको बड़ी बड़ी जल्दी इन्फेक्शन हो जाए, और ये जो दूसरा व्यक्ति है जिसका शरीर का वातावरण बिगड़ा नहीं है, जो काफी स्वस्थ व्यक्ति है, उसको इन्फेक्शन ना भी हो। और ये मुझे तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि ऐसा ही होता है। और तीसरा काम,
तीसरी चीज जो होती है, जरूरत से ज्यादा खाना खाने से वजन बढ़ जाता है। अब आप सोचिए, जरूरत से ज्यादा वजन किसके काम का है? कुछ काम का ही नहीं। तो जरूरत से ज्यादा खाना किसी के काम का ही नहीं है। हमको इस आदत में से बाहर निकलना ही पड़ेगा, ओवर ईटिंग बंद करना पड़ेगा। अब खाना खाने के कुछ निश्चित समय होते हैं, उस समय अगर हम खाना खाएं तो वो खाना सही तरीके से, सरलता से डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब ये जो खाना है, ये अनाज वाला पका हुआ खाना, कुक्ड मील, जो मेन मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उसकी बात चल रही है। जो रॉ फूड है, जो कि जैसे झाड़ से उतरा और सीधा पेट में जाने वाला है, उसकी बात नहीं चल रही। अनाज वाला पका हुआ खाना, दाल भात सब्जी रोटी वगैरह वगैरह। तो अगर हमें ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट का सही समय है सूर्य उदय होने के आसपास का समय। और अगर आपको कोई निश्चित समय पकड़ना हो, क्योंकि सूर्य उदय तो सीजन के अनुसार बदलता है, तो 8 बजे के पहले ब्रेकफास्ट पेट में पहुंच जाना चाहिए। 8 बजे तक अगर अनाज वाला पका हुआ ब्रेकफास्ट करना हो तो पेट में पहुंच जाना चाहिए। और अगर वो पेट में नहीं पहुंचता क्योंकि किसी कारण से लेट हो गया, तो यू स्किप द कुक्ड मील। अब सिर्फ फ्रूट वेजिटेबल खा के चला लीजिए लंच तक। लंच का टाइम है 11 से 1 के बीच में, और अगर हो सके तो 11 बजे से 12 बजे के बीच में दोपहर का खाना खाइए, और वो और भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और दोपहर का खाना दिन का मुख्य आहार माना जाता है। अगर हमें डिनर भी करना है तो डिनर सूर्य अस्त होने के पहले पेट में पहुंच जाना चाहिए। और सूर्य अस्त का समय सीजन के अनुसार बदलता है, तो अगर हमें निश्चित समय पकड़ना है तो 7 बजे के पहले पका हुआ अनाज वाला डिनर पेट के अंदर पहुंच जाना चाहिए। ये 3 समय अनाज वाला पका हुआ खाना खाने के। इसके अलावा अगर बीच में भूख लगती है, जैसे हमने ब्रेकफास्ट किया 8 बजे और 10:30-11 बजे हमको भूख लग गई, और अभी लंच 1 आधे घंटे के बाद ही कर सकते हैं, तो फ्रेश फ्रूट खाइए। जो भी कोई फ्रेश फ्रूट सीजनल होता है, वो 1 आधे 2 फ्रूट खा लिया, आधे घंटे में वो भी डाइजेस्ट हो गया, आधे घंटे के अंदर फिर से भूख लगी और अभी हमारा लंच टाइम आ गया। लंच किया, 3-4 बजे के आसपास में फिर पेट खाली हुआ, भूख लगी, फिर 1-2 फ्रूट खा लिया, 1 घंटे में फ्रूट डाइजेस्ट होगा। उसके बाद में फिर हमारा जो डिनर का टाइम है उस समय पेट खाली हो जाएगा। और उसी तरीके से डिनर के बाद में अगर रात को सोने के पहले भूख लगती है तो खाने की जरूरत है, नहीं लगती तो खाने की कुछ भी जरूरत नहीं है, फ्रेश फ्रूट खा लिया। इस तरह से हमें खाने का सीक्वेंस करना चाहिए। अल्टरनेट बिटवीन कुक्ड मील, फ्रेश फ्रूट, कुक्ड मील, फ्रेश फ्रूट, कुक्ड मील, जरूरत पड़े तो फ्रेश फ्रूट। अब दिन में अनाज वाला पका हुआ खाना कितनी बार खाना चाहिए? तो जैसा मैंने बताया कि हमारा शरीर तो रॉ डाइट एब्जॉर्ब करने के लिए बना है, क्योंकि आज से लाखों साल पहले तो सिर्फ रॉ डाइट, लाखों क्या हजारों साल पहले भी सिर्फ रॉ डाइट हुआ करती थी। ये पकाने वाला काम तो अभी पिछले 10-20 हजार सालों से शुरू हुआ है। उसके पहले तो सब रॉ ही खाया जाता था। तो अगर रॉ डाइट से चल जाता है तो आप उसके उसके ऊपर प्रयोग करके देखिए कि सुबह शाम दोपहर जब भी कभी भूख लगे, बस अलग अलग चीजें, कभी फ्रूट खाया, कभी ड्राई फ्रूट खाया, कभी नट्स वगैरह खा लिए, ऐसा दिन भर अलग 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 चीज खा के देखिए। 2-3 हफ्ते के अंदर आपको उसकी आदत पड़ जाएगी और आपको लगने लगेगा कि हाँ, रॉ डाइट के ऊपर तो चलता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, रॉ डाइट के ऊपर नहीं रह सकते, हमें दिन में 1 बार तो खाना खाना ही पड़ेगा अनाज वाला पका हुआ, फिर भले दिन भर बाकी का रॉ डाइट पे कर सकते हैं, तो 1 बार खाइए। या तो ब्रेकफास्ट कीजिए, या लंच कीजिए, डिनर कीजिए, और दिन भर बाकी का फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलड, ड्राई फ्रूट्स, नट्स। भूखा रहने के लिए कोई नहीं बोल रहा, भूखा रहने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, 1 बार से भी काम नहीं चलेगा, मुझे 2 बार अनाज वाला पका हुआ खाना खाना ही पड़ेगा, तो 2 बार खाइए। ब्रेकफास्ट और लंच कीजिए, या ब्रेकफास्ट और डिनर कीजिए, या लंच और डिनर कीजिए। और उसके अलावा दिन में जब भी कभी भूख लगती है तो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन सैलड, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, ये सब खाया जा सकता है। मैंने 2.5 साल तक ऐसा प्रयोग करके देखा कि दिन में सिर्फ 1 ही बार अनाज वाला पका हुआ खाना, और बाकी का पूरा दिन सिर्फ रॉ डाइट। और वो 2.5 साल मेरी लाइफ का अभी तक का सबसे हेल्दी पीरियड रहा है, सबसे हेल्दी पीरियड। मैंने एक्चुअली हर 6 महीने में पूरा लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन भी करवाया हुआ है, और सब कुछ नॉर्मल आया है।
अब अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं 2 बार से भी काम नहीं चलेगा, दिन में 3 बार अनाज वाला पका हुआ खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो 3 बार खाइए। ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए और डिनर कीजिए। लेकिन 3 से ज्यादा बार अनाज वाला पका हुआ खाना पेट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते। आप हिसाब लगा के देख लीजिए, सुबह 8 बजे के पहले आपने ब्रेकफास्ट किया, जो भी कुछ खाया होगा, जैसे कि भाखरी वगैरह कुछ खाई होगी, खाखरा खाया होगा, ममरा, मुर्रे जिसको कहते हैं, या पोहे, या फिर उपमा, या फिर कैलॉग, कॉर्नफ्लेक्स, जो भी कुछ सुबह ब्रेकफास्ट आपने किया होगा, उसको डाइजेस्ट होने में 3 घंटा लगेगा। तो 8 बजे खाया तो 11 बजे तक पेट खाली होगा, फिर और आधे घंटे के बाद में भूख लगेगी 11:30 के आसपास में। अब 11:30 बजे क्या खाएं कि फिर आधे घंटे में पेट खाली हो जाए, क्योंकि 12 बजे तो हमको लंच करना है। आधे घंटे के अंदर फ्रेश फ्रूट के अलावा और कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता। 12 से 1 के बीच में लंच किया और ढंग से खाया होगा, क्योंकि वो दिन का मुख्य आहार है, तो 3-4 बजे के आसपास में फिर से पेट खाली होगा। फिर आधे घंटे के बाद में भूख लगेगी 4, 4:30 बजे, 5 बजे तक। अब 4, 4:30, 5 बजे क्या खाएं कि 1 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि हमको फिर 6 बजे तो डिनर के लिए बैठना है। तो 1 घंटे में फ्रूट्स वेजिटेबल्स के अलावा कुछ डाइजेस्ट ही नहीं होता। अब 6 से 7 के बीच में हमने डिनर किया। अब डिनर दिन भर का सबसे हल्का खाना होना चाहिए, द लाइटेस्ट ऑफ द मील ऑफ द डे, तो बड़ी मुश्किल से डाइजेस्ट होगा। डिनर में सिर्फ 2 ही चीज होनी चाहिए एक्चुअली, है ना, जैसे खिचड़ी और सब्जी, या शाक और भाखरी, या सब्जी और रोटी, या इस तरह से कोई भी, जैसे मुठिया वगैरह होता है, या ऐसे कोई भी ऐसे नॉवेल्टी आइटम खानी हो, 2 आइटम, 1 आइटम, 2 आइटम, तो बड़ी मुश्किल से 2.5-3 घंटे में डाइजेस्ट होगा। तो 9, 9:30 बजे के बाद में डाइजेशन पूरा होगा, खाना आगे जाएगा, फिर उसके बाद में तो खाना ही नहीं होता, रात को खाली पेट ही सोना होता है। तो दिन में 3 बार से ज्यादा बार अनाज वाला पका हुआ खाना खाने के लिए समय ही नहीं है। और लोग बाग क्या गलती करते हैं आपको मालूम है? सुबह बड़ा लेट उठते हैं तो बड़ा लेट ब्रेकफास्ट करते हैं, 9-9 बजे, फिर 10, 10:30 बजे बिस्किट, चाय, ऐसा कुछ जाता है पेट में। फिर आधे 1 घंटे के बाद में कोई भगवान का प्रसाद दे दे तो वो पेट में चला जाता है। कहीं इधर उधर किचन में गए, इधर उधर घूम रहे हैं, 1-2 मूंगफली वगैरह खा लिया, कुछ नट्स वगैरह खा लिया जो हाथ में आया वो। फिर 2-2, 3-3 बजे लंच पेट में जाता है। फिर 4-5 बजे हमको पुरानी आदत पड़ी हुई है, कुछ गरम गरम चाहिए, भजिया वगैरह, कटोरी कचौड़ी वगैरह, ऐसा सब खाने की आदत है। सूर्यास्त के बाद में फिर डिनर का कुकिंग शुरू होता है। 8 बजे के बाद में डिनर पेट में जाता है। फिर हमको अपने आप को खुद को बताने के लिए कि हम कितने समृद्ध हो गए हैं, हम फिर डेजर्ट वगैरह भी खाते हैं। रात को 9-9, 10-10 बजे तक खाना ही चल रहा है, 6-6 बार अनाज वाला पका हुआ। अब ये लोग बीमार नहीं होंगे तो क्या होगा, आप सोच के देखिए। सो दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 बार, हो सके तो सिर्फ 2 ही बार खाइए। मैं पिछले करीबन 14-15 साल से 2 ही बार अनाज वाला पका हुआ खाना खा रहा हूँ, लंच डिनर, लंच डिनर, लंच और डिनर। उसके अलावा जब भी कभी भूख लगती है, फ्रेश फ्रूट्स, रॉ डाइट, वो खाने में कोई मना ही नहीं है, वो हम खा सकते हैं जब भी कभी भूख लगे तो। अब जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डिनर के बाद में पेट खाली हो जाएगा और फिर खाली पेट ही सोना होता है। तो अगर पेट में खाना है और अगर हम सो जाते हैं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। इसलिए खाना खाने के बाद में, खाना डाइजेस्ट हो गया उसके बाद में ही सोना चाहिए, और सोने के पहले कुछ खाना भी नहीं चाहिए कि पेट में खाना है और हम सो गए, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगी। अगर हमारे पेट में खाना है और हम सो गए और यही चीज कई वर्षों से चल रही है, तो निश्चित रूप से एसिडिटी होने वाली है। और एसिडिटी को मान के चलिए कि बीमारियों की शुरुआत है। अगर एसिडिटी है तो लंबा लिस्ट आने वाला है, एक के बाद एक बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो एसिडिटी से बचना हो तो एक काम ये करना पड़ेगा कि रात को खाली पेट ही सोना है। अब ये बात अलग है कि हमें घर में इस बात की ट्रेनिंग दी गई है कि खाली पेट सोना नहीं चाहिए, लेकिन वो गलत ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग हमें भी बच्चों को नहीं देनी है। तो हमको इस आदत से पीछे छुड़ाना पड़ेगा। तो जब नींद आती है, रात को सोने जा रहे हैं, तो पहले तो देख लिया कि पेट खाली है तो सोने जा रहे हैं। अब अगर भूख लगी है तो एक आधे गिलास पानी पी के सो गए,
भले रात को वॉशरूम जाने के लिए एक बार उठना पड़े, लेकिन खाने से तो बच गए। और अगर बहुत ही भूख लगी है तो एक छोटा सा फ्रेश फ्रूट खा लिया, आधे घंटे में फ्रूट भी डाइजेस्ट हो गया और फिर हम सो गए, नींद भी आ गई। और फिर कुछ दिनों के बाद में तो ऐसी आदत पड़ जाएगी कि अगर पेट में खाना होगा तो नींद ही नहीं आएगी, जो कि बिल्कुल सही आदत है, ऐसा ही होना चाहिए। तो रात को खाली पेट ही सोना है। अब एक और लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन होता है कि दो खाने के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो ये गैप हम घंटों में नहीं गिन सकते कि इतने घंटे के बाद ही खाना चाहिए। ये इस पर निर्भर करता है कि आपने खाया क्या था। अगर आपने फ्रूट खाया है तो वो तो आधे घंटे में ही डाइजेस्ट हो जाएगा, तो फिर आधे घंटे के बाद में आप खा सकते हो, तो दो खाने के बीच में गैप हो गया आधा घंटा। अगर आपने ग्रीन सैलेड खाया है, जो कच्ची खाई जाने वाली सब्जी भाजियां, तो वो जनरली 1 से 1.5 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है, तो 1-1.5 घंटे का गैप। अगर आपने सूखा मेवा खाया है, ड्राई फ्रूट्स, तो उसको डाइजेस्ट होने में करीबन 2 घंटा लगता है, तो 2 घंटे का गैप रखना पड़ेगा। और अगर आपने सादा दाल भात सब्जी रोटी खाया हुआ है तो उसको डाइजेस्ट होने में 2.5-3 घंटा लगता है, तो 3 घंटे का गैप रखना पड़ेगा। और अगर आपने वो पूरा जो मैंने आपको बताया था, तला हुआ पापड़ अचार मिष्ठान वाला खाना, उसको तो डाइजेस्ट होने में 5-5 6-6 घंटा लगेगा, तो गैप 6 घंटे का रखना पड़ेगा। हो सकता है कि दिन में एक ही बार खाना पड़े। तो गैप जो है वो ऐसा कोई आर्बिट्रेरी नंबर नहीं है, ऐसा सोचा हुआ। वो इस पर निर्भर करता है कि हमने इसके पहले क्या खाया था। अब खाना खाते समय पानी किस तरह से पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो खाना खाने के पहले अगर हमें पानी पीना है तो आधा घंटा पहले प्यास लगी हो, पेट खाली हो और हमने पानी पी लिया। पानी को डाइजेस्ट होने में भी करीबन 15-20 मिनट लगता है, तो पेट पानी डाइजेस्ट हो गया, पेट फिर से खाली हो गया और फिर हम खा सकते हैं खाना। अब खाना खाते समय कितना पानी पीना है, तो जैसा मैंने आपको बताया आधा अंजलि पानी। आधा अंजलि पानी का मतलब है करीबन 200 से 250 ml जितना पानी होता है। ये पानी कहाँ से आएगा? दाल में से आएगा, सब्जी में से आएगा, रोटी में से थोड़ा बहुत पानी आएगा, दही खा रहे होंगे तो दही में से आएगा, ग्रीन सैलेड में से थोड़ा बहुत आएगा, अगर वो खा रहे हैं तो मुंह साफ करने के लिए 1-2 घूंट पिया होगा उसमें से आएगा। ये सब मिला के करीबन एक ग्लास जितना, एक कटोरी जिसको बोलते हैं बाउल जितना, छोटा बाउल जितना 200 से 250 ml जितना पानी पेट में जाना चाहिए। ज्यादा जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो खाना जब हमारे पेट में जाता है तो कितना भारी खाना पेट में गया है उसके अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन एंजाइम वगैरह का सिक्रीशन होता है और एक जूस बनता है जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव जूस। और इस डाइजेस्टिव जूस की एक तीव्रता होती है 1.5 से 2.5 pH वैल्यू का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इस स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर खाना बड़ी तेज रफ्तार से डाइजेस्ट होता है। अब अगर हम इसमें पानी मिलाएंगे तो उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, वो जो एसिड था वो वीक हो गया। तो जो खाना बड़ी आसानी से 2.5-3 घंटे में डाइजेस्ट होने वाला था, अब वही डाइजेशन टाइम बढ़ के 3-3.5 घंटा हो गया। और जब भी कभी खाना जरूरत से ज्यादा लंबे समय के लिए पेट में पड़ा रहेगा, पोषक तत्व नष्ट होने लगेंगे और हो सकता है कि टॉक्सिन बनने लगे। तो खाना सही तरीके से डाइजेस्ट हो उसके लिए जरूरी है कि निश्चित मात्रा में ही पानी पेट में पहुंचे। अब खाना खाने के बाद 2 घंटे, खाना खाने के बाद में 2 घंटा लगेगा डाइजेस्ट होने में अप्रोक्सीमेटली, सादा खाना खाया होगा तो खाना जब पेट में से छोटी आंत में पहुंच रहा होता है उस समय फिर आपको 1-1 2-2 ग्लास पानी पीना चाहिए। इस तरह से पानी पीने का साइंस है। दिन भर में भी जब भी कभी प्यास लगे पानी पीना चाहिए। और हमको हमारी बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। और उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम तो ये कि सुबह उठने के बाद में शांति से बैठ के 2-3 ग्लास पानी पीने की आदत डालिए। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी, गरम गरम करने की भी जरूरत नहीं है। शांति से बैठे धीरे धीरे सिप करते हुए सिर्फ 2-3 ग्लास पानी पी जाइए। 2-3 ग्लास नहीं पी सकते तो 1 ग्लास पीजिए, लेकिन पानी जरूर पीजिए सुबह उठ के। तो वो बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए बहुत एक अच्छा साधन है। फिर जो हमारे 3 मेन मील्स हैं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, वो करने के बाद में 2 घंटे के बाद में जब पेट खाली हो गया होता है
उस समय आप एक एक दो दो ग्लास पानी पी सकते हो, तो वो एक हाइड्रेट करने का बहुत अच्छा मौका है। फिर जब हम एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे होते हैं, तो एक्सरसाइज हमेशा खाली पेट होती है, तो एक्सरसाइज करने के पहले हमेशा एक आधे ग्लास पानी पी के फिर एक्सरसाइज शुरू कीजिए। और दिन में जब भी कभी प्यास लगे, घूंट घूंट में पानी पीजिए। इस तरह से दिन भर पानी पीने का साइंस है। और ठंडा पानी मत पीजिए, क्योंकि ठंडा पानी फ्रिज में से निकाल के पीते हैं, उसका टेम्परेचर जनरली 14 डिग्री 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो पेट में पहुंचेगा तो जो भी कुछ काम पेट में पहुंच हो रहा है, डाइजेशन का काम, वो एकदम स्लो हो जाएगा। क्योंकि डाइजेशन के लिए तो शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो होना चाहिए 37 डिग्री। तो अगर ठंडा वाला पानी पिया है, तो वो ठंडा पानी जब तक वापस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं पहुंचता, जब तक वापस जो नॉर्मल रेट में डाइजेशन हो रहा होता है वो शुरू ही नहीं होता, वो धीमा पड़ जाता है, हो सकता है बंद भी हो गया। तो ठंडी चीजें, वो ठंडा पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए इसलिए हानिकारक है क्योंकि वो डाइजेशन को स्लो कर देता है और उसके कारण इंडाइजेशन हो जाता है। अब कुछ चीजें ऐसी है कि उससे हमें परहेज करना चाहिए, यानी बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से इंडाइजेशन होता है इन चीजों से। तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है तली हुई चीजों का। तली हुई चीजें मतलब तेल में डुबाई और बाहर निकाली, जैसे सेव, गांठिया, फाफड़ा जलेबी, बूंदी के लड्डू, गुलाब जामुन, भजिए, समोसा, कचौड़ी, ये सब तला हुआ है। तली हुई चीजों को डाइजेस्ट होने में हमेशा 3 घंटे से ज्यादा समय ही लगेगा, और हमारा पेट 2 घंटे में डाइजेस्ट करने के लिए बना हुआ है। तो जब भी कभी तली हुई चीज खाएंगे, ये समझ लीजिए कि अभी नहीं तो आगे मुसीबत आने ही वाली है। तो नियमित रूप से तला हुआ खाना खाने वाले लोगों को तो ऑलरेडी प्रॉब्लम हो ही गया होगा, लेकिन जो ओकेजनल खाते हैं उनको भी दिक्कत आ सकती है। तो इसके बारे में सोचिए, और जितना कम कर सकें उतना कम तो करिए, कम से कम एकदम से बंद ना कर सकें तो भी। फिर नॉनवेज, अंडे और शराब, लिकर, ये भी बंद कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमको इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, और नॉनवेज, अंडे, लिकर का डाइजेशन टाइम बहुत लंबा होता है, तो उसके कारण इनडाइजेशन होता है। ये सारी चीज़ें 3-4 घंटे के पहले डाइजेस्ट हो ही नहीं सकती, और इन सब चीज़ों को रेगुलरली कंज्यूम करने से शरीर का वातावरण निश्चित रूप से बिगड़ता है, दूषित होता है, और उस दूषित वातावरण में बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया और वायरस बड़ी तेज रफ्तार से पनपते हैं। तो इन चीजों से परहेज कीजिए, नॉनवेज, अंडे और शराब। फिर मैदे से बनी चीजें जिसको कहते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स, उसको भी बंद कीजिए। तो जो व्हाइट फ्लावर जिसको बोलते हैं मैदा, उससे क्या बनता है? तो बिस्किट बनते हैं, ब्रेड बनती है, पिज़्ज़ा बेस बनता है, नूडल्स वगैरह बनते हैं। ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि मैदा छोटी आंत में जाके चिपक जाता है, और चिपक जाने के कारण वहां पे इतना क्लॉगिंग हो जाता है कि अगर डाइजेशन ठीक से हो जाए तो भी उसमें से पोषक तत्व हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होते, और उसके कारण दूसरे और भी प्रॉब्लम होते हैं। तो मैदे वाला खाना नहीं खाना चाहिए, उससे निश्चित रूप से इंडाइजेशन होने वाला। उससे अच्छा तो ये है कि हम घर में बेकिंग करें, और जो होल मील का जो या मल्टीग्रेन का जो फ्लावर होता है, उसका जो आटा होता है, उसमें से ब्रेड बनाएं, उसमें से पिज़्ज़ा बेस बनाएं, और उसमें से जो भी कुछ चीज़ें हमको बनाना आता है वो बना के और वो हम प्रमाण में खाएं। फिर बहुत ज़्यादा शुगर पेट में जाएगी तो भी निश्चित रूप से इंडाइजेशन होगा, और जो स्टिमुलेटिंग द्रव्य होते हैं, बहुत ही उत्तेजना बढ़ाने वाले, जैसे कि चाय, कॉफ़ी और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन सब से भी हमें परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे भी इंडाइजेशन होता है। मिठाई, अगर हमें मिठाइयाँ खानी हो तो सबसे पहले तो तली हुई नहीं खा सकते, तो तली हुई मिठाइयों को छोड़ना पड़ेगा। और अब अनाज वाली मिठाई और दूध की मिठाई वो हम खा सकते हैं, लेकिन वो कैसे खा सकते हैं? तो खाने के साथ में नहीं खा सकते। मिठाई को अगर खाना ही है तो अलग से खाइए, या तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ मिठाई खा लीजिए, या फिर लंच में खा लीजिए, या फिर डिनर में खा लीजिए, और उसकी क्वांटिटी को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि वो कैलोरी में बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कितना खाना चाहिए, तो या तो रॉ डाइट है तो क्वांटिटी, जैसा मैंने आपको बताया कि है ना, 2 अंजलि वाला रूल लगाइए, और अगर कैलोरीज बहुत ज़्यादा है तो नाप के खाइए, बहुत ज़्यादा कैलोरी पेट में ना चली जाए।
तो मिठाई भी अकेले खाइए, खाने के साथ में अगर आप मिठाई मिला के खाते हैं तो निश्चित रूप से इनडाइजेशन होने वाला है। और हो सके तो दूध और दूध से बनी चीजों से परहेज कीजिए। उसमें दो चीजें अलाउड है, घी और दही, लेकिन घी और दही को छोड़कर बाकी दूध से बनी सारी चीजें बाल्यावस्था के बाद खाना बंद कर दीजिए। जनरली 8-10 साल की उम्र के बाद में वैसे भी दूध का डाइजेशन ठीक से नहीं होता, क्योंकि दूध को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम बनने चाहिए वो 8-10 साल की उम्र के बाद में बच्चों के शरीर में बनना बंद हो जाते हैं। तो प्लेन मिल्क या दूध में जो दूसरी चीजें डाल के हम लोग खाते हैं वो वाला या पीते हैं वो वाला दूध, मिल्क शेक, आइसक्रीम, पनीर, चीज, इन सबसे जितना हो सके परहेज कीजिए। और घी और दही इसको रेगुलरली खाना जरूरी है। घी इसलिए क्योंकि उसमें से हमको सैचुरेटेड फैट मिलता है। तो एक ऐसी आदत डाल लीजिए कि सुबह शाम खाने में 1 चम्मच घी जरूर खाएं। अगर आपने तला हुआ बंद कर दिया है, दूध और दूध से बनी बाकी की सारी चीजें बंद कर दी हैं, मिठाई भी आप बिल्कुल प्रमाण में खा रहे हैं, तो घी खाने से कभी वजन बढ़ने नहीं वाला। और घी हमारे पोषण के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही अच्छा भी है, और उससे डाइजेशन भी इंप्रूव होता है। तो सुबह शाम 1-1 चम्मच घी, और घी की जगह अगर कोकोनट ऑयल अच्छा लगता हो तो वर्जिन कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि घी नहीं खा सकते तो उसकी जगह कोकोनट ऑयल खा लिया। और दही खाना भी बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि उसमें से हमें विटामिन B12, कैल्शियम और प्रोबायोटिक्स मिलते हैं। और उसका खाने का समय ब्रेकफास्ट और लंच। तो अगर ब्रेकफास्ट में या लंच में 1 कटोरी दही खाने की आदत डाल लें तो वो भी बहुत बढ़िया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ठंड बहुत है और दही खाने की इच्छा नहीं है तो मत खाइए, छाछ भी ले सकते हैं 1 कटोरी, लेकिन वो खाने के बाद नहीं, जो पुराने जमाने की आदत है वैसा नहीं कि खाने के बाद में छाछ, खाने के साथ। क्योंकि छाछ में भी 90% से ज्यादा तो पानी है, और पानी पेट में कितना जाना चाहिए खाने के साथ में, 250 ml। तो छाछ वाला पानी की भी गिनती उसमें हो जाएगा। इसलिए ये जो दिन भर खाना खाने की आदत होती है लोगों की, दिन भर हाथ में कुछ ना कुछ रहता ही है और जो आया वो पेट में डाला, जो आया वो पेट में डाला, इसको बंद करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि डाइजेशन इज अ बैच प्रोसेस। एक बैच पेट में पहुंच गई, अब उसका जब तक डाइजेशन ना हो जाए तब तक दूसरा खाना पेट में जाना नहीं चाहिए। जैसे कि हम खिचड़ी बना रहे हैं, कुकर में खिचड़ी बनाने के लिए रखी, और जब तक ये खिचड़ी एक बार पक नहीं जाती, जब तक हम बार बार कुकर उतारते नहीं है और उसको खोलते भी नहीं है। ऐसा अगर किया कि कुकर को चढ़ाया, 5 मिनट के लिए गर्म किया, फिर उसको उतारा, फिर उसमें थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दाल डाला, फिर चढ़ाया, फिर 5 मिनट में उतारा, फिर थोड़ा चावल दाल डाला, फिर चढ़ाया, तो कैसी खिचड़ी बनेगी? अब बना के देखिए, आपको उसका टेस्ट अच्छा ही नहीं लगेगा। जब तक एक बार में पूरा प्रोसेसिंग नहीं हो जाता, जब तक हम कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करते। उसी तरह से पेट में भी एक बार खाना खा लिया, बैच बन गई, अब उस बैच को डाइजेस्ट करने के लिए जितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन वगैरह का सिक्रेशन होना था उतना हो गया, अंदर का पूरा जो पीएच वैल्यू मेंटेन होना था वो हो गया, अब उसको डाइजेस्ट होने दीजिए। अब एक दाना मूंगफली का भी पेट में जाना नहीं चाहिए। किसी ने प्रसाद दे दिया तो वो भी नहीं जाना चाहिए, उसको भी राह देखना पड़ेगा। जब तक ये डाइजेशन कंप्लीट ना हो जाए और खाना पेट में से छोटी आंत में ना पहुंच जाए, तब तक दूसरा पेट में नहीं जाना चाहिए, नहीं तो इनडाइजेशन हो जाएगा। इनडाइजेशन हो जाएगा तो खाने में से पोषण नहीं मिलेगा, और इनडाइजेशन के कारण जो दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो होंगे ही होंगे। ड्यूरेशन ऑफ डाइजेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव ईटन, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब कितनी देर तक खाना खा सकते हैं? तो जनरली स्पीकिंग 15 से 20 मिनट के अंदर खाना पूरा हो जाना चाहिए। अगर 15 मिनट से जल्दी निपट रहा है तो उसका मतलब है कि आपने ठीक से चबाया नहीं। और अगर 20 मिनट से ज्यादा चल रहा है तो 20-25 मिनट में पूरा कर लीजिए, क्योंकि जितना जल्दी पूरा होगा, और जल्दी मतलब है कि 20-25 मिनट के आसपास में, तो वो बैच बनेगी, और बैच बनेगी तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन का सिक्रीशन होगा और डाइजेस्टिव जूस बनेगा। अगर आप टीवी देख रहे हैं और खाना खा ही रहे हैं और 1 घंटे 1.5 घंटे तक मुंह में कुछ ना कुछ जा ही रहा है, तो वो बैच कब बनेगी और वो बैच का पूरा प्रोसेसिंग कब होगा? इनडाइजेशन हो जाएगा अगर बैच नहीं बनेगी तो इसलिए शांति से बैठ के अवेयरनेस के साथ कि क्या खा रहे हैं उसका टेस्ट लेते हुए 20-25 मिनट में खाना पूरा हो जाए, ऐसा प्रयास कीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है खाने पीने के बारे में,
जिसको जब मैंने अपने जीवन में उतारा तो मुझे बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम मिला, और वो ये कि खाना अगर हम अपनी प्रकृति के अनुसार खाएं, और ये प्रकृति का मतलब है आयुर्वेदिक प्रकृति। आयुर्वेद हमारा भारत का बहुत ही पुराना हीलिंग साइंस, हेल्थ साइंस है, हजारों वर्ष पुराना है। आयुर्वेद के अनुसार जनरल पॉपुलेशन को प्रकृति के अनुसार डिवाइड किया जा सकता है, या दूसरी भाषा में कहें तो हर एक व्यक्ति की एक निश्चित प्रकृति होती है। कोई वात प्रकृति वाला होता है, कोई पित्त प्रकृति वाला होता है, कोई कफ प्रकृति वाला होता है, मिक्स प्रकृति वाले भी होते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग प्रिडोमिनेंटली कोई भी ये तीन में से एक होगी। प्रिडोमिनेंटली वात प्रकृति, प्रिडोमिनेंटली पित्त प्रकृति, प्रिडोमिनेंटली कफ प्रकृति, ये तीनों एक ही जितने अनुपात में। तो प्रकृति आधारित जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना और भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है, उसमें से हमको बहुत अच्छा नरिशमेंट मिलता है, इनडाइजेशन भी नहीं होता, और हमारे शरीर को कोई हानि भी नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर कोई प्रिडोमिनेंटली वात प्रकृति वाला व्यक्ति है और अगर वो बहुत सारा कड़वी चीजों को खाता है तो उसको निश्चित रूप से प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि उन लोगों को कड़वी चीजों की मात्रा बहुत ही कम खानी चाहिए। उसी तरीके से अगर कोई कफ प्रकृति का व्यक्ति है और मीठा टेस्ट वाला बहुत सारा खाना शुरू कर दे तो उसको इंडाइजेशन हो सकता है, पूरा पूरा नरिशमेंट नहीं होगा, आगे जाके तकलीफ भी हो सकती है। तो प्रकृति आधारित खाना हमें आहार को निश्चित करना चाहिए। आहार जो है वो सादा होना चाहिए, कुदरती होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी कि उसमें रोटेशनल बेसिस पे अलग अलग चीजों का अनुपात होना चाहिए, और अगर हो सके तो प्रकृति आधारित होना चाहिए। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जाने या मार्गदर्शन लें लोगों के पास। सप्लीमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है नरिशमेंट में। तो भले ही इसका डायरेक्टली इनडाइजेशन से कुछ संबंध नहीं है, लेकिन नरिशमेंट के साथ में इसका डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। दो तरह के सप्लीमेंट जनरली लोग लेते हैं। एक तो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो जैसे अगर हमारे शरीर में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, जैसे विटामिन B12 है, या आयरन है, या कैल्शियम है, वगैरह वगैरह, तो हमें तुरंत न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेके और कम समय में उसको वापस बैलेंस में लाना पड़ेगा। उसको हम भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते कि अभी देखा जाएगा और जो होगा देखेंगे। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की निश्चित मात्रा में रोज रोज जरूरत पड़ती है, अलग अलग केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। अगर कोई भी पोषक तत्व जितना होना चाहिए उससे कम होगा तो स्वास्थ्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ने वाला। तो हमें तुरंत देखना पड़ेगा कि कौन सा पोषक तत्व कम है और उसको बैलेंस में लाना पड़ेगा। जनरली ये बैलेंस में लाने का काम कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में होता है, इसके लिए महीनों तक सप्लीमेंट नहीं चलता, जल्दी जल्दी उसको बैलेंस में लाना पड़ता है। तो ये तो हुआ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। अब बार बार न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ना लेना पड़े, हर साल ना लेना पड़े, उसके लिए हमें अपने आहार को सुधारना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया था, सीजनल, कुदरती, बैलेंस्ड वाला, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स हमको मिल जाएं, अलग अलग तरह का रोटेशन वाला, और हो सके तो प्रकृति आधारित हमारे खाने को सुधारना पड़ेगा। और फिर जांच के देखना पड़ेगा कि हमारा नरिशमेंट इंप्रूव हुआ। साल में एक बार फिर से उसका लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करा के देखा कि पिछली बार जो न्यूट्रिएंट का कमी आया था अभी उसका कैसा चल रहा है। अगर वो बैलेंस में ही रहता है तो उसका मतलब है कि आपने जो आहार सुधारा था वो काम कर रहा है ठीक से, आपको पोषण मिल रहा है। लेकिन आहार सुधारने के बाद में भी फिर से अगर आपको डिफिशियंसी आ रही है तो उसका मतलब है कि आपको खाने में से पोषण नहीं मिल रहा, डाइजेशन इंप्रूव होने के बाद में भी नहीं मिल रहा, या हो सकता है कि आपका डाइजेशन इंप्रूव नहीं हो रहा किसी भी कारण से, तो अब आपको फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। फूड सप्लीमेंट का मतलब है कि अब आपको रोज निश्चित मात्रा में कुछ ऐसा फूड सप्लीमेंट लेना पड़ेगा, रोज 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 रोज, ताकि ये जो न्यूट्रिएंट का बार बार कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, वो आपको ना हो। तो ये दो तरह के सप्लीमेंट्स जनरली लोग लेते हैं। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी नहीं है तो आपको न तो फूड सप्लीमेंट लेने की जरूरत है न न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने की जरूरत है। तो देखिए, हम इतना सारा
हमको कुदरत ने इंटेलिजेंस दिया हुआ है। इस इंटेलिजेंस का, बुद्धि का उपयोग करके हम बहुत सारा डिग्री वगैरह, डिप्लोमा वगैरह इकट्ठा करते हैं, बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, बहुत सारा स्किल हमको मिलता है। फिर हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कुछ काम करते हैं जिससे कि हमें हमारी इनकम बढ़ती है, हमको बहुत सारा पैसा मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, जीवन में हम बहुत आगे निकलते हैं। ये सब कुछ हम करते हैं। लेकिन इन सब चीजों के लिए जो चाहिए वो है स्वस्थ शरीर। और स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए कि खाने में से हमें पोषण मिले। और खाने में से पोषण तभी मिलता है कि जब खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाए। और अगर हमारा खाना ही ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो इन सब चीजों का क्या महत्व, क्योंकि आगे जाके तो बीमारी आने वाली है। और अगर बीमार हो जाता है तो इन सब चीजों का कोई मूल्य ही नहीं होता। तो डाइजेशन ठीक से हो, इसके लिए हमें मानवीय प्रयास करना ही पड़ेगा। इसमें कोई भी देवी देवता, ईश्वर, गुरु महाराज कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो मुझे आपको जीवन शैली को सुधारने के लिए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य सुधरे, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधरे, उसके लिए मुझे जो आपको बताना था वो मैंने आपको बताया। आशा करता हूं कि इस जानकारी से मुझे जितना लाभ हुआ है कम से कम उतना आपको भी हो, और उससे भी ज्यादा लाभ हो, ताकि आपका भी स्वास्थ्य सुधरे, आपका भी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, और आप लंबे समय तक निरोगी रह सकें, बिना दवाइयों के रह सकें। थैंक यू।